सावित्री के दो बेटे थे। बड़े बेटे मनोहर की पत्नी का नाम था सीमा और उसका छोटा बेटा आकाश अभी अभी कॉलेज की पढ़ाई पूरी करके एक अच्छी जॉब में लगा था। सावित्री के पति की मौत काफ़ी पहले हो गई थी। बड़ी मेहनत करके सावित्री ने अपने दोनों बेटों को पढ़ाया लिखाया और उनको इतना काबिल बनाया कि उनकी अच्छी नौकरी लग सके। लेकिन सावित्री के बड़े बेटे मनोहर और बहू यानी कि सीमा का अपनी सास के लिए बर्ताव बिल्कुल भी ठीक नहीं था। एक दिन दोपहर का वक्त था और सावित्री को बहुत जोर से भूख लग रही थी। सीमा बहू, जल्दी से मेरा खाना लगा दे बेटा। अबे सुम्र में ना भूखा नहीं रहा जाता। देख तो सही जरा, दोपहर के 3 बज गए। अरे मम्मी जी, आपका पेट है या कुआं? जब देखो तब कुछ ना कुछ खाने के लिए मांगती रहती है आप। ऐसी बात नहीं है बेटा, सुबह से बस 1 कप चाय पी है। अब मुझे खाना दे देना, बहुत भूख लगी है। अरे मम्मी, मैं और सीमा शॉपिंग के लिए बाजार जा रहे हैं। एक तो सारा दिन आपका काम कर करके सीमा वैसे ही चिड़चिड़ी हो जाती है। आज बड़ी मुश्किल से शॉपिंग का प्लान बनाया है और आप खाना खाना कर रही हैं। अरे तू तो मेरा अपना बेटा है, तू तो माँ की परेशानी समझ बेटा। मुझे बहुत भूख लगी है। अब बस करिए मम्मी जी, बहुत हो गया भूख भूख भूख। मैं जा रही हूँ शॉपिंग करने। रात को बाहर से खाना खा कर आऊंगी। मन हुआ तो आपको कुछ दे दूंगी, वरना पड़ी रहना भूखी। इतना कहकर मनोहर सीमा वहां से चले जाते हैं। कुछ देर के बाद शाम के वक्त आकाश ऑफिस से लौट कर आता है और अपनी माँ को रोते हुए देखता है। अरे मम्मी, क्या हुआ? आप इस तरह रो क्यों रही है? आपकी तबीयत, आपको तेज बुखार है मम्मी? मुझे बहुत भूख लगी है बेटा, मुझे थोड़ा सा खाना दे दे। मम्मी, भूख लगी है तो आपने अब तक खाना क्यों नहीं खाया? इसमें रोने की क्या बात है? आपको किचन में से कुछ लेकर खा लेना चाहिए था ना। लेकिन तेरी भाभी ने मेरे लिए खाना बनाया ही नहीं बेटा। ये क्या बात हुई? भाभी ने आपके लिए खाना नहीं बनाया? भाभी की हरकतें दिन पर दिन खराब होती जा रही है। मुझे उनसे बात करनी होगी। नहीं नहीं बेटा, मैं तेरे आगे हाथ जोड़ती हूँ, उससे कुछ मत कहना, वरना वो मुझे और ज़्यादा परेशान करेगी। लेकिन मम्मी, आपका भी घर है। अगर उन्होंने खाना नहीं बनाया तो आपको अपने आप बनाकर खा लेना चाहिए था। कैसे बना कर खाती बेटा? अगर उसे पता चल जाता कि मैंने रसोई में किसी चीज़ को हाथ लगाया है तो वो मेरे साथ बहुत बुरा बर्ताव करती। मम्मी, मैं आपके लिए खाना बनाता हूँ, आप चिंता मत करिए। और आकाश अपनी माँ सावित्री को खाना बनाकर खिलाता है। अगली सुबह भी आकाश ऑफिस जाने से पहले सावित्री को खाना देकर जाता है। लेकिन उसके जाने के बाद मनोहर और सीमा दोनों सावित्री के कमरे में आते हैं। मम्मी, हमारे पास सिर्फ एक ही बेडरूम है और हमें 2 कमरों की ज़रूरत है। हाँ बेटा, तो तुम मुझसे क्या चाहते हो? आपसे क्या चाहते हैं क्या मतलब? अब आपकी उम्र हो गई है, इस बुढ़ापे में आपको कमरे की क्या ज़रूरत है? अब से आपका पलंग बाहर लगा दिया जाएगा। बाहर का क्या मतलब है सीमा बहू? बाहर का मतलब है बाहर आंगन में। अब आपको कौन सा कमरा चाहिए इस उम्र में? करेंगी क्या कमरे के अंदर रहकर? हमें 2 कमरों की ज़रूरत है। आज हम आपका ये कमरा खाली कर देंगे। अरे लेकिन बाहर खुले आंगन में सर्दी गर्मी बरसात में भला मैं वहाँ पर कैसे रहूँगी? वो सब हमें नहीं पता मम्मी। अब आप भी तो समझने की कोशिश करिए ना। हमारे पास बहुत सामान हो गया है, एक बेडरूम से काम नहीं चलता। और वैसे भी मनोहर का ऑफिस होता है, उन्हें अपने लिए कमरा अलग से चाहिए। कैसी माँ है आप? अपने बेटे की प्रॉब्लम भी नहीं समझती क्या? ऐसा मत करो बेटा, मुझे मेरे कमरे में रहने दो। इस कमरे से मेरी और तुम्हारे पापा जी की पुरानी यादें जुड़ी हैं। अरे मम्मी, पापा जी तो गए ऊपर भगवान के पास, अब क्या उनकी यादें? हाँ, इतना कहकर सीमा और मनोहर सावित्री का पलंग उसके कमरे से बाहर निकाल कर आंगन में लगा देते हैं। आकाश जब ऑफिस से लौट कर आता है तो अपनी माँ को इस हालत में देखकर बहुत दुखी होता है। मम्मी, आपके साथ इस घर में जो कुछ भी हो रहा है ना, वो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। मुझे भैया से बात करनी होगी। नहीं बेटा, मैं नहीं चाहती कि तुम दोनों भाइयों के बीच में कोई परेशानी हो। लेकिन मम्मी, भैया और भाभी रोज़ आपके साथ इतना अत्याचार करते हैं, वो मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। मैं आपको इस तरह नहीं देख सकता। अगर तू मेरे लिए कुछ करना ही चाहता है ना बेटा, तो मुझे इस घर से कहीं दूसरी जगह ले चल। तेरे भैया और भाभी ने इस घर को मेरे लिए नरक बना दिया है। नहीं मम्मी, हम यहाँ से कहीं नहीं जाएंगे। ये घर आपका है और अगर हम यहाँ से चले गए तो सीमा भाभी इस प्रॉपर्टी को भी अपने नाम कर लेंगी। यही तो वो चाहती है, आपको परेशान करके इस घर से बाहर निकालना। बड़े अरमानों से सीमा को इस घर की बहू बना कर लाई थी,
सोचा था अरेंज मैरिज है, घर को संभाल लेगी, लेकिन उसने तो सब कुछ खराब करके रख दिया। वैसे मम्मी, मुझे आपसे कुछ ज़रूरी बात करनी थी। बता बेटा, क्या कहना है? मम्मी, मेरे ऑफिस में रिद्धिमा नाम की एक लड़की जॉब करती है। मैं और रिद्धिमा एक दूसरे को कॉलेज के वक्त से ही जानते हैं। मैं उससे शादी करना चाहता हूँ। देख बेटा, मैं तो लव मैरिज के बहुत खिलाफ थी। मुझे लगता है कि लव मैरिज वाली लड़कियां अपने सास ससुर को बहुत तकलीफ़ देती है, मगर सीमा को देखकर लगता है कि अरेंज मैरिज वाली लड़कियां भी कुछ कम नहीं होती। तो रिद्धिमा से शादी करना चाहता है ना, कर ले। वैसे भी अब इस घर में मेरी कोई नहीं सुनता। मम्मी, आप चिंता मत करिए, रिद्धिमा आपका बहुत ख्याल रखेगी। अरे मुझे अब किसी पर भरोसा नहीं। मैं आपको भरोसा दिलाता हूँ मम्मी। हम इसी घर में रहेंगे और आप मेरे और रिद्धिमा के साथ रहेंगी और आपको आंगन में भी नहीं रहना पड़ेगा। और इस तरह से आकाश रिद्धिमा से शादी कर लेता है। रिद्धिमा सावित्री की छोटी बहू बनकर उस घर में आ जाती है, लेकिन पहले ही दिन से सीमा रिद्धिमा से चिढ़ने लगती है। शादी के 2 दिन बाद ही आकाश और रिद्धिमा मनोहर और सीमा के पास जाते हैं। आइए आइए देवरानी जी, स्वागत है आपका इस घर में। आप तो 2 दिन में ही यहाँ पर आ गई हमसे बात करने। भला ऐसी भी कौन सी ज़रूरी बात थी? क्या बात है आकाश, पत्नी के आते ही तो भैया से क्या ज़रूरी बात करने आ गया? देखिए भैया, हमारे घर में कुल 4 कमरे हैं। उनमें से 1 कमरा मेरे पास है और 3 आपके पास। हाँ, तो देवर जी कहना क्या चाहते हैं आप? मुझे भी मेरे 2 कमरे चाहिए। हिस्सा बराबर का होना चाहिए या नहीं? इस घर के 2 बेटे हैं और दोनों का बराबर हक है इस घर में रहने का, इसलिए आप अपने 3 कमरों में से 1 कमरा हमें वापस दे दीजिए। अरे वाह, मेरी देवरानी तो बड़ी तेज है। बहुत इतरा रही है ना सासू माँ अपनी छोटी बहू के आने से। मुझे तो लगता है मैंने तो उनका खाना छीना है, लेकिन ये उनको एक वक्त पानी भी दे दे तो बड़ी बात है। ये तो वक्त ही बताएगा जेठानी जी कि कौन किसे पानी देगा और कौन नहीं। फिलहाल तो आप एक कमरा खाली कर दीजिए। और इस तरह से रिद्धिमा अपनी जेठानी सीमा से अपनी सास का कमरा वापस ले लेती है। वाह रिद्धिमा, तुमने तो मेरा कमरा खाली करवा दिया। लेकिन मम्मी जी, वो कमरा मैंने आपके लिए खाली नहीं करवाया है। क्या रिद्धिमा भी सीमा की तरह अपनी सास को टॉर्चर करने वाली थी, या फिर रिद्धिमा के आने से बदल जाएगी सावित्री की जिंदगी? तुम्हारा कहने का क्या मतलब है रिद्धिमा? क्या मुझे मेरा कमरा वापस नहीं मिलेगा? ये तुम क्या कह रही हो रिद्धिमा? तुमने बड़े भैया भाभी से माँ का कमरा यही कहकर तो लिया ना कि हमें भी बराबर से इस घर में अपना हक चाहिए, और तुम माँ को उनका कमरा वापस देना चाहती थी ना? बहुत भरोसा है ना तुम्हें अपनी बीवी पर। देखा, आते ही रंग दिखाने लगी। अरे मैंने कम से कम शादी के कुछ साल तक तो सासू माँ का ख्याल रखा, उनकी सेवा की, लेकिन देवर जी आपकी पत्नी ने तो आते ही अपने तेवर दिखाना शुरू कर दिया। एक मिनट, आप लोगों की जो मन में आया वो आप कहे जा रहे हैं। पहले मेरी पूरी बात तो सुन लीजिए। अब तुम क्या कहना चाहती हो कह लो। वैसे भी मुझे अब अपनी बहुओं से कोई उम्मीद नहीं। मम्मी जी, मेरे कहने का मतलब ये है कि जिस कमरे में आप रहा करती थी वो कमरा अब आपको वापस नहीं मिलेगा। जानती हूँ बेटा, मैं इतने दिन से आंगन में रह रही हूँ, कुछ दिन और रह लूँगी। वैसे भी मेरी ज़िंदगी में पता नहीं अब कितने दिन बचे हैं। नहीं मम्मी जी, वो बात नहीं है। आपके कमरे में मैं और आकाश रहेंगे, क्योंकि वो कमरा काफ़ी पुराना है और उसका इंटीरियर भी अच्छा नहीं है। मेरी और आकाश की शादी के लिए आपने हमारा जो अच्छा वाला बेडरूम रेडी किया है ना, आप उसमें रहेंगी। क्या? ये तुम क्या कह रही हो रिद्धिमा बहू? हाँ मम्मी जी, सच कह रही हूँ। अब देखिए, आप इस घर की सबसे बड़ी हैं, आपको हमेशा सबसे पहले सबसे अच्छी सारी चीज़ें मिलनी चाहिए ना। सॉरी रिद्धिमा, मुझे लगा तुम माँ से उनका कमरा छीन रही हो। नहीं आकाश, अब हम कुछ दिन मम्मी जी वाले रूम में रह लेंगे और उसे धीरे धीरे ठीक करवा लेंगे, लेकिन मम्मी जी अब से हमारे कमरे में रहेंगी। रिद्धिमा की बात सुनकर मनोहर और सीमा वहाँ से मुंह बनाकर चले जाते हैं, लेकिन सावित्री को इस बात पर भरोसा हो जाता है कि रिद्धिमा एक अच्छी बहू थी, वो कभी भी उसके साथ कुछ गलत नहीं करेगी। रिद्धिमा हमेशा सावित्री का अच्छे से ख्याल रखती थी। ये देखकर अब मनोहर और उसकी पत्नी सीमा को रिद्धिमा से प्रॉब्लम होने लगी। सावित्री रिद्धिमा को अपनी बेटी की तरह रखती थी। ये सब होते हुए देखकर सीमा को अच्छा नहीं लग रहा था।
अरे आप क्या अपना मुंह बंद करके सारा दिन बैठे रहते हैं? आपको पता भी है घर में क्या चल रहा है? क्या परेशानी है? अब तो मम्मी का सारा काम वो घर की छोटी बहू करती है ना, फिर क्यों परेशानी हो रही है तुम्हें? हाँ, और किस लिए करती है ये आपको पता भी है? किस लिए करती है? करने दो, करती है तो। अरे ये घर मम्मी जी के नाम पर है। अगर तुम्हारी ये जो छोटी बहू रिद्धिमा ऐसे ही मम्मी जी की सेवा करती रही ना, तो एक दिन मम्मी जी हम दोनों को इस घर से लात मार के बाहर निकाल देंगी। हाँ, तुम्हारी हरकतें भी तो वैसी है कि तुम्हें तो कोई भी लात मार कर निकाल दे। ओहो, बातें तो ऐसे कर रहे हैं जैसे तुम अपनी मम्मी का बड़ा ध्यान रखती हो। आए बड़े, चुपचाप से अपनी माँ की सेवा करना शुरू कर दो। जिस दिन बुढ़िया मर गई ना, सारी प्रॉपर्टी आपकी छोटे भाई और उसकी बीवी के नाम कर जाएगी। मेरे करने से कुछ नहीं होगा। सबसे ज्यादा तुमने मम्मी को परेशान किया है। अब जो सेवा बेवा है वो तुम करो। ठीक है, मैं ही करती हूँ कुछ। तुम्हारे सहारे रहने का तो कोई फ़ायदा ही नहीं है। अगले दिन सुबह सुबह सीमा अपनी सास का पसंदीदा खाना बनाकर उनके पास जाती है। मम्मी जी, कैसी हैं आप? बेटा, तुमने तो मुझे ऊपर पहुंचाने का सारा इंतज़ाम कर दिया था। वो तो भला हो आकाश का, जो उसने रिद्धिमा से शादी कर ली और मेरी ज़िंदगी संभाल ली। अरे मम्मी जी, ऐसे क्यों कह रही हैं? रिद्धिमा आपकी बहू है तो मैं भी तो आपकी बहू हूँ ना। हाँ, तुम कैसी बहू हो ये मुझे अच्छी तरह से पता है। अब ये बताओ क्यों आई हो यहाँ पर? बस देखने आई थी मम्मी जी, आप ठीक से रह तो रही है ना? अरे मेरी छोटी बहू ने अपना नया कमरा मुझे रहने के लिए दिया है। यहाँ पर मुझे क्या परेशानी। दिन में 4 बार मुझसे बात करने आती है, बहुत ख्याल रखती है मेरा। मम्मी जी, वैसे मैं भी आपके लिए आपकी पसंद का खाना बना कर लाई थी, खा लीजिए ना। अरे मुझे तेरे हाथ के बनाए हुए खाने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैंने पेट भर के नाश्ता किया है। रिद्धिमा अभी मुझे गर्मा गर्म नाश्ता करवा कर गई है। ले जा तू अपना खाना वापस। लेकिन मम्मी जी, मैं तो आपके लिए लेकर आई थी। अरे बहू, जब मुझे तेरे बनाए हुए खाने की ज़रूरत थी तब तो तू लेकर आई नहीं। अब मैं तेरे खाने का क्या करूं? जा लेकर जा अपना खाना वापस। और इस तरह से सावित्री सीमा को वापस भेज देती है। शाम के वक्त रिद्धिमा ऑफिस से लौट कर आती है। मम्मी जी, आप ठीक है ना? आपने शाम की चाय पी कि नहीं? मैंने मेड को कह दिया था कि आपको वक्त पर चाय दे दे। अरे रिद्धिमा, तुम ऑफिस में रहते हुए भी मम्मी की चिंता क्यों करती हो? मैंने कोई बहुत अच्छे काम किए होंगे जो रिद्धिमा जैसी बहू मुझे मिली। मम्मी, आपने बहुत अच्छे काम किए कि आपको मेरे जैसा बेटा मिला जो आपके लिए इतनी अच्छी बहू ढूंढ कर लाया। बात तो बिल्कुल ठीक कह रहा है बेटा। अरे मम्मी जी, ऐसी कोई बात नहीं है। आप तो मेरी माँ के जैसी हैं। मैं आपका ख्याल नहीं रखूँगी तो किसका रखूँगी? इस तरह से सावित्री, रिद्धिमा और आकाश बड़े ही आराम से रह रहे थे। लेकिन सीमा और मनोहर को ये सब कुछ अच्छा नहीं लग रहा था। कुछ दिनों के बाद मनोहर की नौकरी चली जाती है और उसके घर की हालत खराब होने लगती है। सीमा, पिछले कई महीनों से मेरी नौकरी नहीं है। अब तो घर में राशन लाने के भी पैसे नहीं बचे। अब तुम ही बताओ मैं क्या करूं? मुझे तो लगता है कि हम दोनों को मम्मी जी के पास जाना चाहिए। अरे उनके पास तो बहुत पैसे हैं ना, अब वही हमारी मदद कर सकती हैं। शायद तुम ठीक कहती हो। चलो मम्मी के पास चलते हैं। मनोहर और सीमा दोनों सावित्री के पास आते हैं। मम्मी, आप हमेशा आकाश के पास क्यों रहती है? आपको कुछ दिन मेरे पास भी रहना चाहिए ना। अरे नहीं बेटा, मैं यहाँ पर बहुत खुश हूँ। और वैसे भी मुझे इस उम्र में 2 वक्त की रोटी चाहिए जो रिद्धिमा बड़े ही प्यार से देती है। इसलिए मुझे अब कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन मम्मी जी, हमें तो आपकी ज़रूरत है ना। अरे तुम्हें भला मेरी क्या ज़रूरत? वो क्या है ना मम्मी जी, मनोहर के पास पिछले कुछ महीनों से नौकरी नहीं है। हमारे पास सारे पैसे भी ख़त्म हो गए हैं। अगर आप हमारी मदद कर देती तो अच्छा होता। नहीं बहू, बिल्कुल भी नहीं। तुमने जो मेरे साथ किया है उसके बाद मैं तुम्हें कभी माफ़ नहीं कर सकती। मुझसे मेरा घर छीनकर मुझे बाहर आंगन में डाल दिया। मुझे इतने दिन तक तुम खाना नहीं देती थी। अब मैं तुम्हें माफ़ नहीं कर सकती। क्या मम्मी जी, आपको अपने बेटे पर भी दया नहीं आ रही? रौनक की बीवी को एक्सरसाइज और हेल्दी डाइट का बड़ा शौक था। वो हर वक्त वॉक करती और संतुलित आहार लेती। लेकिन झनक का ये शौक अब उसकी सनक बन गई थी। एक दिन रात को 3 बजे, अरे ये क्या कर रही हो तुम?
अरे रौनक, कल मैंने ना पेस्ट्री खाई थी। रात भर नींद नहीं आई ये सोच सोच कर कि मैंने कितनी कैलोरी गेन कर ली होगी। अरे जनक, तुम पागल हो चुकी हो। कैलोरी के चक्कर में खाना पीना सब छोड़ देती हो। पतले होने के साथ इंसान को एनर्जी की भी जरूरत पड़ती है। अरे संतुलित आहार हमें सब कुछ देता है और एक्सरसाइज से शरीर चुस्त रहता है। अरे जनक, लेकिन रात के 3 बजे। चलो तुम्हारी मर्जी, मैं तो समझा ही सकता हूँ। मैं चला सोने। जनक लगातार कड़ी एक्सरसाइज करती है और सुबह सुबह रौनक के लिए खाना बना कर देती है। उससे कहती है, मैंने ना तुम्हारे लिए संतुलित आहार बनाया है, इससे तुम्हारा शरीर चुस्त दुरुस्त रहेगा। रौनक बेचारा जैसे ही ऑफिस में अपना लंच बॉक्स खोलता है, उसके सामने एक ब्रेड और थोड़े से पालक के पत्ते दिखते हैं। बेचारा वही खाकर दोबारा काम पर लग जाता है, लेकिन शाम तक उसे चक्कर आने लगते हैं। रौनक का दोस्त उससे पूछता है, अरे रौनक, क्या हुआ? आज काफी थके थके से लग रहे हो। अरे क्या बताऊं यार, बीवी ने संतुलित आहार के नाम पर एक ब्रेड और थोड़ा सा सलाद दिया था। अब पेट में चूहे कूद रहे हैं, समझ नहीं आ रहा क्या करूं। अरे इसमें कौन सी बड़ी बात है, मेरी बीवी ने आज मुझे ज्यादा ही पराठे दे दिए थे, ले तू भी खा ले। रौनक पराठे देखकर खुश हो जाता है और सारे पराठे खा लेता है। अगले दिन भी झनक ऐसा ही करती है, लेकिन रौनक रोज कभी बाहर से तो कभी किसी के टिफिन से खाकर गुजारा कर लेता। एक दिन रौनक की माँ उन लोगों के घर रहने के लिए आती है। माँ को देखकर रौनक खुश हो जाता है। अरे माँ तुम, अरे तुमने देर क्यों कर दिया आने में? न जाने कब से तुम्हारा इंतजार कर रहा था मैं। अरे वो तो ठीक है बेटा, लेकिन क्या तू बहू को कुछ खाने को नहीं देता? हड्डियां बाहर निकल आई है बेचारी की। अरे नहीं नहीं माँ जी, और शुक्रिया कि आपको मेरी हड्डियाँ दिख गई। मैं दरअसल ना बहुत ही संतुलित खाना खाती हूँ, एक्सरसाइज करती हूँ और घंटों वॉक भी करती हूँ, जिससे मैं चुस्त दुरुस्त रहूँ। समझ रही है ना? अरे संतुलित वंतुलित तो मैं नहीं जानती, पर हाँ, मैं तो अपनी पसंद का खाना खाऊंगी और अपनी पसंद का ही खाना खिलाऊंगी। जिसे खाना है वो खाए, ना खाना हो वो ना खाए। माँ के मुंह से ये बात सुनते ही रौनक खुश हो जाता है और जोर से बोल पड़ता है, हाँ माँ हाँ, आपके हाथ का खाना खाने को तो मैं तरस ही गया। और मेरी ऑफिस में भी मैंने सबको बोल दिया है कि मेरी माँ आ रही है, अब मैं उनके हाथ का बना खाना लेकर आऊँगा। झनक को रौनक की बात अच्छी नहीं लगती, वो अंदर चली जाती है। अगले दिन माँ स्वादिष्ट मटर पनीर, दाल मखनी और कबाब बनाकर टेबल पर रखती है। रौनक और माँ खाना खाते हैं, लेकिन झनक बस सलाद खाकर सोने चली जाती है। झनक का कम खाना लगातार कम होता चला जाता है। एक दिन झनक अपने कमरे की सफाई कर रही होती है कि अचानक उसे चक्कर आ जाता है और वो गिर जाती है। माँ डर जाती है और रौनक को डॉक्टर को बुलाने कहती है। डॉक्टर चेकअप करने के बाद कहते हैं, अरे बाप रे, कैसे हैं आप लोग? आपकी बहू में तो सभी ज़रूरी तत्वों की कमी है। मुझे हैरानी हो रही है कि ये खाना खाती भी है या नहीं। डॉक्टर साहब, ये तो संतुलित आहार और एक्सरसाइज की बात करती है और वैसे ही खाती पीती है। तब तक झनक को भी होश आ जाता है। क्या हुआ है मुझे डॉक्टर? अच्छा हुआ तुम्हें होश आ गया। तुम किसी डाइटिशियन और ट्रेनर की सलाह पर डाइट और एक्सरसाइज कर रही हो ना? ना जी ना, किसी की नहीं, बस टीवी और यूट्यूब में देखकर सीख रही थी। वाह वाह वाह, इतनी पढ़ी लिखी और जागरूक लड़की इस तरह की बात करती अच्छी नहीं लगती। ये सारी चीज़ें एक्सपर्ट की सलाह पर ही करनी चाहिए, क्योंकि हमारा शरीर कला के साथ विज्ञान से भी चलता है, जिसकी सही जानकारी इससे जुड़े एक्सपर्ट से ही हमें मिल सकती है। मैं समझ गई डॉक्टर साहब, अब से मैं खुद का ख्याल रखूंगी और वो भी सही आहार के साथ ही। डॉक्टर के जाने के बाद झनक सास को कहती है, माँ मुझे माफ़ कर दे, मैं आज से पूरे घर के साथ मिलकर खाना खाऊंगी, क्योंकि माँ के हाथ के खाने से ज़्यादा संतुलित आहार तो कुछ हो ही नहीं सकता। दोस्तों, आज की ये कहानी बहुत ही मज़ेदार होने वाली है। चांदनी पढ़ी लिखी थी, लेकिन उसकी सास अनपढ़ थी, इसलिए वो हमेशा अपनी सास पर रौब जमाती रहती थी। वो अपने आप को एक नए ज़माने की मॉडर्न बहू समझती थी।
वो अपने पति विनोद को भी अपने इशारों पर नचाती थी। सुनो भाग्यवान, जरा अपना मोबाइल चेक करके बताओ ना, मेरी तनख्वाह आई कि नहीं? हाँ, मैसेज आ गया है। बैंक खाते में तुम्हारी तनख्वाह जमा हो गई है और मैंने तुम्हारी जेब खर्च के लिए 500 रुपए पेटीएम में भेज दिए हैं। हे भगवान, क्या फूटी किस्मत है। मेरी कमाई पर मेरी बीवी नागिन की तरह फन फैलाए बैठी रहती है। चाय पानी के पैसों के लिए भी इसका मुंह ताकना पड़ता है। कुछ दिनों के बाद, अरे बहू, क्या सारा दिन मोबाइल में लगी रहती हो? तुम्हें कुछ ख्याल भी रहता है कि नहीं? अरे 8 बज गए, खाना कब खिलाओगी? लगता है आप भूल गई माँ जी, आज संडे है। मैंने रेस्टोरेंट से खाना ऑर्डर कर दिया है। अरे नहीं, तेरा दिमाग तो ठीक है ना बहू। हफ्ते में 3 दिन तू बाहर से खाना मंगवाती है, ऊपर से रेस्टोरेंट का खाना 10 गुना महंगा रहता है। अरे इस तरह से तो एक दिन हम सबको सड़क पर ले आएगी तू। अरे माँ जी, फिकर नॉट, मैंने पेटीएम से पैसे चुकाए हैं। पूरे 200 रुपए का डिस्काउंट दिया है पेटीएम वालों ने। अच्छा, तो अब हमारे खाने का बिल ये पेटीएम वाले भरेंगे? हाँ माँ जी, और इतना ही नहीं, अगर हम किसी को पैसे भेजते हैं ना तो पेटीएम वाले कैशबैक भी देते हैं। अरे बहू, मैंने तुझसे ज्यादा दुनिया देखी है। कोई बिना मतलब मुफ्त में पैसे नहीं बांटता। भाई, हम तो नगद लेन देन पर भरोसा करते हैं। मैं तो कहती हूँ तू भी इन सब चक्करों से दूर रह, वरना एक दिन बहुत पछताएगी। आपको तो कुछ भी नहीं पता माँ जी, पुराने जमाने की हो ना। इस तरह चांदनी पूरी तरह पेटीएम की आदी हो चुकी थी। एक दिन कुछ मेहमान कमला के घर आते हैं। मेल मिलाप के बाद जब सारे मेहमान जाने लगते हैं तो कमला चांदनी से कहती है, अरे बहू, कुछ पैसे दे, इन सबको विदाई में देना है। माँ जी, मेरे पास तो अभी पैसे हैं नहीं, पर आप फिकर नॉट, मैं अभी इन्हें पेटीएम से पैसे भेज देती हूँ। लाइए मौसी जी, आपका पेटीएम नंबर दीजिए, मैं आपको विदाई के पैसे भेज देती हूँ। अरे कमला, ये पेटीएम क्या होता है? फिर चांदनी उन सभी के सामने बखान करते हुए पूरा पेटीएम पुराण सुना डालती है। अरे बाप रे, बस कर बहू, हम तो सीधे साधे लोग हैं, ये पेटीएम कुछ नहीं समझते। अगर नगद पैसे नहीं है तो कोई बात नहीं, अब हम चलते हैं। कमला, तेरी बहू तो कुछ ज्यादा ही मॉडर्न दिखती है। अरे भगवान ही मालिक है अब तेरा, पता नहीं इसके साथ कैसे गुजारा करती है तू। इस तरह मौसी कमला को ताना मार के चली जाती हैं। अपनी बहू की वजह से हुई इस बेइज्जती से कमला बहुत चिढ़ जाती है। अरे मेरी समझ में नहीं आता कि तू हर समय लोगों के सामने अपनी होशियारी क्यों मारती रहती है। तेरी वजह से आज सबके सामने मेरी नाक कट गई। अब ये मौसी पूरे रिश्तेदारी में जाकर मेरी बुराई करेगी, देखना। क्या माँ जी, इतनी छोटी सी बात पे इतनी नाराज हो रही हैं? अरे वो सब तो पुराने जमाने की है, इसमें मेरी क्या गलती है? हाँ हाँ, हम सब तो पुराने और बेकार है। तू तो मंगल ग्रह से आई है ना, बढ़िया आई, अपनी गलती तो कभी मानती ही नहीं। कुछ दिनों के बाद, अरे विनोद, 25 तारीख को रमा की बेटी की शादी में जाना है, तो हम सबकी टिकट बुक करवा दे। अभी शादी का सीजन चल रहा है ना, पहले से बुकिंग कर लेनी चाहिए। तुम ठीक कहती हो माँ, कल दफ्तर से छुट्टी लेकर मैं हम सबकी टिकट बुक करवा लूंगा। तभी चांदनी हंसते हुए कहती है, अरे आपका दिमाग तो ठीक है ना, इतने से काम के लिए आप दफ्तर से छुट्टी लेंगे? उफ़ो, फिकर नॉट, मैं अभी अपने मोबाइल से घर बैठे सबकी टिकट बुक करवा देती हूँ। चांदनी ऑनलाइन से सबकी टिकट बुक करने लगती है और जब वो पेटीएम से पैसे ट्रांसफर कर रही होती है कि तभी गलती से सारे पैसे किसी दूसरे के खाते में चले जाते हैं। अरे क्या हुआ बहू, टिकट बुक हुई कि नहीं? नहीं माँ जी, कुछ गड़बड़ हो गई। अरे क्या हुआ? मर गई रे भगवान, ये क्या हो गया? ये सारे पैसे गलती से किसी और के खाते में चले गए और वो खाता तो बाहर का है। हे राम, यानी सारे पैसे चले गए? हाँ माँ जी, पूरे 10,000 रुपए।
ये सुनते ही कमला जोर जोर से चिल्लाने लगती है। अरे लुट गए, बर्बाद हो गए, बाप रे बाप, 10,000 रुपए। अरे नाश पिटी तेरा सत्यानाश हो, ये तूने क्या कर दिया। तुझे समझा समझा के थक गई कि ज्यादा होशियारी मत मारा कर, अब लग गया ना 10,000 का चूना। कमला की बातें सुन विनोद को भी जोश आ जाता है। हाँ माँ, तुम बिल्कुल सही कहती हो, शादी के बाद से मैं इसे झेल रहा हूँ। बस अब बहुत हो गया चांदनी, खबरदार अगर आज के बाद तुमने मोबाइल को हाथ भी लगाया, मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। नहीं लगाऊंगी। ठीक है जी। और इस दिन के बाद से चांदनी के सिर से पेटीएम का भूत हमेशा के लिए उतर जाता है।